नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पहाड़ की बेटी को इंसाफ, अंकिता हत्याकांड। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई के बाद फैसला आ गया है। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया है। तीनों गुनहगारों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली तक में इस हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला था। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप उसी होटल के मालिक पर लगा जिसमें वो बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। अंकिता 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वंतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। 24 सितंबर को पावर हाउस इंटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। 2 साल 8 महीने तक चली सुनवाई के बाद कोटद्वार कोर्ट ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार ने अपना फैसला सुना ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत में लंबी बहस चली और आखिरकार गुनहगारों को दोषी करार दे दिया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 19 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। यह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। यहीं से वह गायब हो गई थी। 18 सितंबर 2022 को कथित तौर पर संचालक पुलकित ने अपने 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार किसी बात को लेकर अंकित और पुलकित में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलकित ने भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में कथित तौर पर धक्का दे दिया था। नहर से अंकिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया, जिसमें पुलकित मुख्य आरोपी बनाया गया। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्या आरोपियों, जिसमें रिजॉर्ट का मालिक पुलकित, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की कार्रवाई शुरू हुई। कोटद्वार स्थित एडीजी कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी। इसके बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से दलीलों का लंबा दौर शुरू हुआ। अब फाइनली ये मामला अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलों सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें 47 गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया था। 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया और आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद के साथ जुर्माना लगाकर सजा सुना दी है। संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रेणु बिष्ट ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, वीआईपी जो अजय कुमार था, आरएस का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में, जो रेणु बिष्ट द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में, वो जानबूझ के इसलिए तोड़े गए ताकि इसमें वीआईपी का पता न चल सके। और एक और बात थी कि हमने यहाँ पे डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था सरकार को कि पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, रेणु बिष्ट और अजय कुमार की कॉल डिटेल निकाली जाए, लेकिन वो भी नहीं निकली। मैं भी इन्हें ऐसे देखना चाहती हूँ अपने आँखों के सामने, जिस तरह से इन्होंने हमारी ज़िंदगी मौत से बेहतर बना दी है। हम तो हमारी ज़िंदगी कैसी है ये आप भी जानते हैं। मैं नहीं चाहती थी जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, किसी अन्य बेटे के साथ वो ऐसा करे। इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब तक इनको फांसी के फंदे पर नहीं देखूंगी मैं संतुष्ट नहीं हूँ।
तो आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे इसके लिए? हाँ जाऊंगी, जाएंगे। मेरी सभी जनता वालों से, सभी उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ के विनती है, जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस बेटी को यहाँ तक न्याय दिया। 354D और अनैतिक व्यापार अधिनियम था, और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, SIT के जो जांच अधिकारी थे, और जिनके द्वारा 2000 पन्नों की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से डिप्यूट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अवनीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोभाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई, मुझे हाई कोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो। और अपर जिला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी, और ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं, और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारा कहना है कि जिस तरीके से अंकिता को उन्होंने मारा था, एक बच्ची घर से निकली थी, उसके साथ जिस तरीके से यौन शोषण की कोशिश करी, उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करी और उसको मार दिया गया, तो हम लोग चाहते हैं कि खुल के तैयार है, उसके जो 2 दोस्त हैं उनको भी सजाए मौत मिले। और हम लोग इसके लिए पूरे 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पुलिस ने जगह जगह शहर में जो बैरिकेड्स लगाए हैं, जो जनभावनाओं को दबाने की कोशिश की गई। देखिए, ये सरासर गलत है, हमेशा से ये होता है। इतनी पुलिस फोर्स तो इन्होंने तब नहीं लगाई जब यहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ, वहाँ पे 22-26 लोगों की जान गई। जितनी पुलिस आज इन्होंने कोटद्वार में लगाई, लोग आए हैं अपने प्रदेश की बेटी को क्या 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने उनको मारा है, उनको क्या सजा होती है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूरे प्रदेशवासियों की नजर इस चर्चित हत्याकांड के फैसले पर टिकी थी। तो ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कोर्ट उम्र कैद के फैसले का स्वागत करने के साथ ही कहा कि इन तीनों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि जिस तरह सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पहले भी कई साजिशें रची, जाहिर है कि जांच में भी उन्होंने अपने रसूख से जरूर प्रभावित किया होगा। आरोपियों को फांसी की उम्मीद अंकिता के परिजनों लगाए बैठे थे, वह मामला। उनका आरोप है कि जिस तरह सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पहले भी कई साजिशें रची, जाहिर है जांच को भी उन्होंने अपने रसूख से जरूर प्रभावित किया होगा। और आरोपियों को फांसी की उम्मीद अंकिता के परिजन लगाए बैठे थे, वह मिलने से रह गए। कांग्रेस का साफ आरोप है कि महिला अपराध में वैसे ही उत्तराखंड अग्रिम पायदान पर है और रोज महिलाओं के साथ प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं। सरकार को इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जनता वो हमारी यूकेडी का ये है कि इनको फांसी होनी चाहिए थी। जो आज फैसला है उससे न जनता संतुष्ट है, न हमारा उत्तराखंड क्रांति दल संतुष्ट है, और इनको फांसी होनी चाहिए। पूरी जनता का यही एक ही नारा है कि इनको फांसी होनी चाहिए थी। सरकार इनको जेलों में न पाले,
उम्र कैद की सजा का मतलब है कि इनको जेलों में पालना, इनको जेलों में न पाल के इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसीलिए बेटी अंकिता को न्याय मिलेगा और हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही नारा, एक ही नाम है कि इनको फांसी होनी चाहिए। हत्याकांड इस राज्य का बहुत ही जघन्य हत्याकांड था। पूरा राज्य अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहा था। मातृशक्ति लगातार आंदोलन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी शुरू से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी थी। आंदोलनकारी संगठन भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे और बहुत विलंब से ये फैसला लोअर कोर्ट द्वारा दिया गया है। तीनों जो दोषी हैं, जो एक भाजपाई राज्य मंत्री के पुत्र हैं, उनको दोषी करार दिया गया है। आजीवन कारावास की सजा मिली है दोषी को। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में इन अपराधियों की संलिप्तता थी। लेकिन आज भी अंकिता भंडारी के माता पिता और राज्य की जनता दोषियों को फांसी की सजा चाहती है। न्याय की प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन न्यायपालिका पर कांग्रेस पार्टी का और राज्य की जनता का पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर दोषियों को उच्च न्यायालय से फांसी की सजा होगी। न्याय की प्रक्रिया इस देश के अंदर निश्चित तौर पर एक सम्मानित प्रक्रिया है और सभी का उसमें विश्वास है। लेकिन जिस तरीके से एक बेटी की जो है जान इन दरिंदों ने ली थी, जिस तरीके की दरिंदगी उस बच्चे के साथ की थी, राज्य की जनता उसको भुला नहीं सकती और मुझे लगता है पूर्ण न्याय मिलने तक जेल में वो कोटद्वार कोर्ट ने आखिरकार 2 साल 8 महीने चली अंकिता भंडारी सुनवाई मामले में 500 पन्ने की चार्जशीट के हर पहलू की बारीकी से जांच कर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान कर दिया। वहीं राज्य सरकार भी पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी दिखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर पूरी उत्तराखंड सरकार इस मामले में लगातार अंकिता के परिवार के साथ खड़ी। अंकिता के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद दी गई। दिवंगत बेटी अंकिता के भाई और उसके पिता को सरकारी नौकरी मांगी गई। इंसाफ हो गया है, आरोपियों को सजा मिल गई है। लेकिन सवाल अब कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली इस घटना से हमने क्या सबक लिया और क्या आने वाले समय में इस बात की गारंटी कोई भी सरकार ले पाएगी कि फिर कोई अंकिता किसी का शिकार नहीं हो। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। आशीष सैनी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, दीपक मलिक जी हमारे साथ में हैं समाज सेवी हैं, कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। थोड़ी देर में बीजेपी की ओर से भी हमारे प्रवक्ता जुड़ जाएंगे। शुरुआत आशीष सैनी जी के साथ में कर लेते हैं। आशीष जी, फैसले कितने संतुष्ट? एक लंबे वक्त तक ये लड़ाई लड़ी माता पिता ने, हालांकि अभी हमने देखा है माता पिता का ये कहना है कि लगातार यही चाहते थे कि इन दोषियों को एक और बड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा मिले, लेकिन उम्र कैद की सज़ा से वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन लंबे वक्त के बाद ही सही, लगभग 2 साल 8 महीने का वक्त लगा है। बताया जा रहा है कि अब जाकर इस पूरे मामले में फैसला हो सका। देखिए, ये अंकिता भंडारी के लिए न्याय की चीज है। उनकी हत्या की गई केवल रिजॉर्ट में एक वीआईपी को वीआईपी सर्विस देने के लिए, और आज अगर वो वीआईपी बाहर है तो निश्चित रूप से ये सवाल तो हम जरूर कहेंगे कि न्याय थोड़ा सा दूर है। लेकिन जो कोटद्वार जिला न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उत्तराखंड के लोगों के लिए, वास्तव में इतना तो है कि तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फांसी की सजा केवल उन लोगों को दी जाती है जो मतलब चरम और बहुत घृणित अपराध करते हैं, तो उसकी श्रेणी तक के लिए बची है। तो लेकिन तीनों को उम्र कैद की सजा होना, और उत्तराखंड पुलिस के उन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने किसी भी दबाव को ना मानते हुए भी अपने न्याय और संविधान और की जो शपथ उन्होंने अपनी वर्दी पहनते वक्त ली थी, उस वक्त जो शपथ ली उसका पूरा पालन किया। इसके लिए मैं दिल से भी उनका धन्यवाद करूंगा, व्यक्तिगत रूप से भी। और देखिए, एक चीज और है कि न्याय एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हत्या केवल अंकिता भंडारी की नहीं हुई, हत्या उसकी भी हुई है जो लड़की अपने गांव से निकलकर बाहर रोजगार और काम की तलाश में निकलती थी। आज उसे निकलते वक्त जो उसके मन में डर है वह इस न्याय से दूर होने का काम होगा, और निश्चित रूप से वह राहत महसूस करेगी हर एक बच्ची उत्तराखंड की जो से बाहर निकलकर अपने कारोबार को या रोजगार को या अपनी शिक्षा पढ़ाई के लिए निकलना चाहती है। पूरी दुनिया महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। ये किसी भी लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त है, और वो सुरक्षा की
देने की जिम्मेदारी हर उस शख्स की है, चाहे वो सत्ता में बैठा हो, चाहे सत्ता से बाहर विपक्ष में हो। हम सब की बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य में और राज्य से बाहर देश और पूरी दुनिया में कम से कम ऐसी स्थिति हो कि किसी को कोई कष्ट ना हो, सबके लिए सुरक्षित माहौल हो। और अपराधी जो खुलेआम घूमते हैं, बड़े चैलेंज करते हैं, और हजारों अपराधी तो अभी भी है जो बाहर घूम रहे हैं किसी न किसी अपराध में। तो इन गंभीर अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस और मुस्तैद हो। हम लोग इस घटना को एक मील के पत्थर के रूप में लेके चले कि इसके बाद ऐसी कोई घटना देखने को ना मिले। तो यही हम लोग कोशिश करते हैं। दूसरे वो वीआईपी, अभी वो सवाल अभी जांच के दायरे में है। जैसे ही जांच में आगे बढ़ेगी और तो पुलिस प्रशासन वीआईपी को ढूंढ कर निकालेगा, चाहे वो किसी भी कार्यालय में छुप कर बैठा हो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हाँ शांति जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब इस पूरे मामले में आज सजा का ऐलान हो गया, उम्र कैद की सजा सभी दोषियों को मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, आज तीनों दुर्दांत अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली, इसके लिए न्यायालय का धन्यवाद किया जा सकता है। सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसके कारण बिटिया अंकिता की हत्या हुई। दूसरा सवाल जनता के बीच में तैर रहा है कि वो बुलडोजर देवी जिन्होंने साक्ष्य को मिटाया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि बुलडोजर का जो ऑपरेटर है उसने कहा कि मैंने जो बिल्डिंग ढाई है उसमें मुझे विधायक यमकेश्वर के आदेश थे। तीसरा, वो प्रशासनिक अधिकारी जिसने इस तमाम कार्य को देखते के हुए अपराधी के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं की। ये वो सवाल हैं जो आज भी अंकिता बिटिया बोल रही है, समझ रही है कि न्याय तो मिला है मगर कहीं ना कहीं अधूरा है। गरिमा, बात को समझने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपराधियों को सजा मिली है, संभवतः हाई कोर्ट भी स्टिल वही रहेगा, मगर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हमारी शंका है कि मौका वारदात का अपराधी कौन है, क्या कारण है जो सह अभियुक्त थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी का स्वयं मुकदमा दर्ज करवाना। ये बताता है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला खड़ा होगा तो ये तमाम चीजें कोर्ट के संज्ञान में आएगी कि अपराधी अपराध मुकदमा दर्ज कराने गया, अपराधी भागा नहीं, क्या कारण है बुलडोजर देवी को छोड़ दिया गया, क्या कारण है कि जो सह अभियुक्त थे उनके ऊपर सरकार की उस कोर्ट की नजर नहीं गई। ये वो तमाम मामले हैं। यदि कल ट्रायल में ये सवाल खड़े होंगे तो कहीं ऐसा न हो कि अभियुक्त इसका एज लेते हुए बच जाए, क्योंकि अभियुक्त की दबी जवान में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनका नाम वीआईपी के रूप में अंकिता की मां ने लिया, उसका संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया है। हमारा ये मानना है कि यदि जिस जगह पर यह घटना हुई है उस जगह पर यदि मोबाइल के टावर की लोकेशन अगर देखी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इन चीजों का संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसा लगता है कि यदि वीआईपी का खुलासा नहीं हुआ, इसका एज लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कहीं अपराधी बच ना निकले, ये शंका और चिंता हमारी है। उत्तराखंड क्रांति दल इसमें इनकी फांसी की मांग कर रहा था, ये कहते हुए कि ये बड़ा हीनियस क्राइम था कि एक वो बेटी जो पढ़ लिख कर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए इस होटल में गई और इसमें 18 दिन में उस लड़की के साथ में ऐसा दुर्दांत अपराध इन अपराधियों ने कर दिया। दुख की बात है कि 2 साल 8 ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि पूरे मामले में कई ऐसे भी सवाल रह गए हैं जो अभी भी अधूरे हैं। अपराधियों को अपराध की सजा मिल गई, मगर अभी भी वीआईपी से लेकर विधायक यमकेश्वर बची है, जिससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है सर, हमारा मानना है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो वीआईपी हो चाहे विधायक हो।
जब तक तमाम अपराधियों को सजा नहीं मिलती, हमको लगता है कि अंकिता बिटिया को अधूरा न्याय मिला है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मैं हाँ, इस समय नजीबोबाद पे रोड ठीक है, पे आपके कहीं हिसाब जंगल से पे कई खड़ा सारे हूं, सवाल मैं हैं जो रह गए। ठीक है, शांति प्रसाद जी आएंगे आपके पास में। दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी हैं। शांति प्रसाद जी शांत हो जाइए, आते हैं आपके पास में वापस से। दीपक मलिक जी समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत आपका। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक बात अभी शांति प्रसाद जी ने कही कि वो वीआईपी कौन थे, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। आखिर वो कौन से वीआईपी थे जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर ये पूरा मामला, ये पूरा विवाद अंकिता और इन आरोपियों के बीच में शुरू हुआ था? क्या वो जांच का विषय नहीं होना चाहिए? क्या इन वीआईपीओ के नाम छुपाकर और बड़े दोषियों को छुपाया नहीं जा रहा? हम ये नहीं कहते कि इन दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, हम खुश हैं कि अपराधियों को सजा सुनाई गई, लेकिन आखिर वो वीआईपी कौन थे, ये सवाल अभी भी क्यों सवाल ही बना हुआ है? देखिए, बिटिया अंकिता की आत्मा को शांति मिले, पहले तो मैं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक बच्ची जो इंटर पास करती है, 89% मार्क्स उसके थे, आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे उसकी। दुर्भाग्य से वो सपने जेब के हिसाब से नहीं थे। उसने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, बीच में उसे कोविड में छोड़ना पड़ गया क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत इतनी ठीक नहीं थी। अब ऐसा है, वो इन नेताओं, अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं के बच्चों की तरह तो है नहीं जो फॉरेन में पढ़ने चले जाएं। उनको तो रोज का कमाना, रोज का खाना है। उसने अपनी आजीविका के लिए रिसोर्ट वंदारा में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन की। उसको नहीं पता था ये जो रिसोर्ट है ये भूखे भेड़ियों के बने हुए हैं, रसूखदार लोगों के बने हुए हैं। ये सभी रिसोर्ट्स अय्याशी के अड्डे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की जो भावनाएं हैं उसके विरोध में बने हुए हैं ये अय्याशी के अड्डे। पूरे उत्तराखंड में बनते जा रहे हैं। यहां तक कि दबे मुंह से बोला जाता है वो उस मंत्री का है, ये इस वीआईपी का है। और तो और एक चर्चित मंत्री जी हैं, आज वो मंत्री नहीं रहे, उनका रिसोर्ट बन रहा है बहुत बड़ा भयंकर। उस पर कोई नहीं बोलेगा। ये रिसोर्ट बन किस लिए रहे हैं? कहेंगे प्रदेश हमारा जो है टूरिज्म के लिए। अरे टूरिज्म यहाँ का धार्मिक टूरिज्म है। यहाँ पर चार हमारी जो हैं, जिसे हम यात्राएं बोलते हैं, 4 धाम, उसका प्रदेश है। ये अय्याशी का अड्डा जिसे बनाना है वो थाईलैंड दफा हो जाए। उत्तराखंड उनके लिए नहीं है। सखत रूप से पक्ष विपक्ष सबके लिए मैं बोल रहा हूं, ये गंगा यमुना का मायका है। ये थाईलैंड बैंकॉक नहीं है। सत्तारूढ़ दल हो, उनको ये चीज अपने दिमाग से सोच लेनी चाहिए। पहली तो बात एक है, उसको जो जमीन अलॉट हुई वो एक इंडस्ट्री के लिए अलॉट हुई, उस पर रिसोर्ट बन कैसे गया? और बन भी गया, उसके बाद में उसकी जांच में जो अधिकारी जिन्होंने ये अनदेखी की है और वहां पर इसको रिसोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिए, सब प्रक्रिया पूरी हो गई, उन पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? वो अनुत्तरित है। उसके बाद ये चर्चित वीआईपी कौन था? सत्तारूढ़ दल। अरे भाई, वो तो अंकिता के नाम से इतना भयभीत होते हैं बीजेपी के नेता और जो अनुसांगिक संगठन है उनके। वो तो अंकिता भंडारी के फेवर में कभी सोशल मीडिया पर एक लाइन नहीं लिखते थे कि किसी ने देख लिया हमारी पोस्ट चली जाएगी, मलाई खानी दूर हो जाएगी। इतना भय का माहौल था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। उनको तो राजनीतिक, उनको भी कुछ माइलेज लेना है, राजनीतिक दल है तो लेंगे, लेकिन सही मायने में ये आंदोलन पूरा का पूरा, जिसमें आज इन दुर्दांत अपराधियों को सजा कम मिली है, ज्यादा मिली है, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फांसी की सजा रेयर केस में इंडिया में मिलती है और वो भी आगे इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, ज्यादातर की उम्र कैद में बदल जाती है। तो यहाँ मुश्किल थी, मुझे भी लगता है। आजीवन कारावास की सजा मिली है, बहुत अच्छा, लेकिन जैसा माननीय भट्ट जी बता रहे हैं कि इसमें कोई कील कांटे ना छोड़ जाए कि कल को वो इसका, ये दुर्दांत अपराधी हैं, पैसे वाले हैं, जिनके लिए एफआईआर दर्ज होने में भी अंकिता के बाप की, पिताजी की, माननीय पिताजी की एड़ी चोट गई। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। जो पुलकित आर्य का पिताश्री, बीजेपी का जो दर्जा राज्य मंत्री, वो खुले आम कहता है मेरा लड़का निर्दोष है,
चलो वो तो कोई बात नहीं, बोलेगा, हर अपराधी के परिवार वाले ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन इनको शय किसकी थी? ये कौन वीआईपी था जिस मामले को बिल्कुल परिदृश्य से गोल कर दिया गया? वीआईपी, मैं तो ऐसे में कहूंगा अगर उस वीआईपी का नाम गोल किया गया तो आप सारे संदेह के घेरे में सारे वीआईपी कहलाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तभी आप वीआईपी हैं। ठीक है सर, आपका चरित्र फिर ठीक है कि संदिग्ध में आएगा, आखिर उसका वीआईपी का नाम सामने अब शांति से तक बता जांच देना में चाहिए, क्यों नहीं आया, ये शांतिपूर्वक। अपने आप में एक बड़ा और सवाल है। सुनिए, ठीक है, इसके बाद अंकिता, एक मिनट, अंकिता का जो पर्सनल रूम था उसमें आग लग जाती है पुलिस की सुरक्षा हाँ, के बावजूद। नहीं वो सारी चीजें ज्ञात हैं, वो सारी चीजें ज्ञात हैं। बुलडोजर वाले मामले पर भी वहां पर बुलडोजर हाँ, चला दिया गया। हाँ, चलिए बुलडोजर चलाया, ठीक है, वो भी ठीक बताया है, कि आपकी बात को हम और विस्तार से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप फौरन हाजिर होंगे। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? वीआईपी के अब तक वीआईपी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से, विपक्षों की ओर से लगातार जब से ये मामला हुआ है तब से ही आवाज उठाई जा रही है। आज उम्र कैद की सजा का 3 आरोपियों को हो गया, लेकिन क्या उन वीआईपीज़ का चेहरा उजागर नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अगर इस पूरे केस के हम तह तक जाएंगे तो शुरुआत इस पूरे मामले की, जो इन तीनों आरोपियों के बीच और अंकिता के बीच विवाद शुरू हुआ था, वो उस वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने को लेकर ही हुआ था। तो एक लंबी जांच चलती है, अलग अलग बड़ी जांच एजेंसियां जांच करती हैं, लेकिन बावजूद इसके वीआईपी पर बात क्यों नहीं होती? क्या ये सच छुपाने का एक तरीका नहीं है? देखिए गरिमा जी, आज लगभग 2.25 साल के बाद अंकिता हत्याकांड में निर्णय आया है और इस पूरे घटनाक्रम में जो 18 सितंबर 2022 को इस प्रकार से अंकिता की हत्या की गई और उसके बाद उसका शव जो है 6 दिन के बाद चीला नहर से प्राप्त हुआ, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में अनेक मोड़ आए। कुछ मोड़ उन घटनाओं से जुड़े हुए थे, कुछ मोड़ इसको राजनीतिक प्लेटफार्म पर लाभ और हानि के तराजू में तोलते हुए तमाम लोग उसको प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ लोग भारतीय न्याय प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग इस पूरी जांच को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सीबीआई जांच को लेकर के बातचीत हुई और अंततः यही हुआ कि भाई जो एसआईटी जो जांच कर रही है उसको अपना काम करने दिया जाए, वो अपनी सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों के बीच भी समाज के मन में, जनमानस के बीच में कुछ अधूरे सवाल उनके दिमाग में जा चुके थे, जिनमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो था वो था वीआईपी को लेकर। ये वीआईपी था, नहीं था तो कौन था, उसको किस तरीके से प्लान किया गया था। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो इस पूरी न्याय प्रक्रिया में चाहे मीडिया ट्रायल हो और चाहे समाज के बीच में राजनीतिक दल हो या तमाम कई जो विद्वान कहे जाने वाले लोगों के बीच द्वारा ये ट्रायल चलता रहा, चलाया जाता रहा। न्यायिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 2 साल के बीच में भारत में जिस प्रकार की न्याय व्यवस्था है और इतना दबाव न्यायपालिका के ऊपर रहा है, उसके बावजूद 2 साल के बीच में अगर ये न्याय आ गया है, निकल करके आया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में 3 जो मेन लोग एक्यूज्ड रहे, जो टारगेटेड रहे, उन तीनों को सत्र न्यायालय ने दोषी माना और उन्हें कड़े आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक पहलू यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का यहाँ पर अंत हो गया, ये पूर्ण हो गया। ठीक, अंकिता के माता पिता, उनकी ये इच्छा थी कि भाई जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए।
स्वाभाविक सी बात है कि जो पीड़ित पक्ष होता है उनका दुख बड़ा है और उनकी यह मांग भी जायज, बिल्कुल जायज है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि न्याय की एक अपनी प्रक्रिया है और न्याय साक्ष्यों पर आधारित होता है। साक्ष्य जिस प्रकार से न्यायालय के समक्ष लाए जाएंगे और पक्ष और विपक्ष उन पर जिस प्रकार से जिरह करता है और उन चीज़ों को प्रस्तुत करता है, उन कड़ियों को आपस में जोड़ता है और उसी पर न्याय का आधार तैयार होता है और कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है। इस पूरे घटनाक्रम में भी जो साक्ष्य अदालत के समक्ष आए, न्यायालय के समक्ष आए, न्यायालय ने उन साक्ष्यों को कड़ी बना करके न्याय की मंजिल तक पहुंचने का अपना कार्य किया। ठीक, लेकिन कुछ सवाल आज भी अधूरे रह गए और यह सवाल कोई पैदा नहीं किए गए। ये सवाल वो थे जो उन घटना स्थलों पर जो घटनाएं घटित हुई, उनमें से एक घटना ये थी कि अचानक से कैसे देर रात एक बुलडोजर आता है और उस घटना स्थल को जो सीज किया गया था, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा है, उसको तहस नहस कर देता है, उसको तोड़ देता है। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि वो आदेश किसने दिया। ठीक, इसी बीच पौड़ी के जिलाधिकारी को भी का भी तबादला हो जाता है और वहां के पुलिस कप्तान का भी तबादला हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जो उस कमरे के जो सीसीटीवी थे, वो सीसीटीवी के साक्ष्य उनको लेकर के बात ये कही जाती है कि वो सीसीटीवी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे, जो वो भी कटघरे में रह जाते हैं। ऐसे अनेक सारी चीजें, जो आरोपी थे पुल के तारे, उनके पिता का रिजॉर्ट में जाना, बिना उसके वहाँ मीडिया के द्वारा ये सवाल पूछा जाना कि क्या आप न्याय के किसके आदेश से आप यहाँ आए हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को कटघरे में न्यायालय से इतर, न्यायिक प्रक्रिया से इतर, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया तो अपने उस दिशा में गतिमान थी जिसमें जो साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत हुए। ठीक, एसआईटी ने जो साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत किए, न्यायालय उसी दिशा में गतिमान रहा। लेकिन वो साक्ष्य जो अचानक, वो सवाल जो अचानक उस रात पैदा होते हैं, जिस रात वो बुलडोजर चलता है, उन सवालों पर ये तमाम सारी चीज़ें, ये अधूरे सवाल जो आज पैदा हो गए हैं और शायद ही इन सवालों के, अधूरे सवालों का कभी जवाब मिल पाएगा। क्योंकि गरिमा, हमें ये भी देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में ऐसी क्या स्थितियां आ गई थी कि इन तीन लड़कों को, इन तीन युवाओं को इस तरह के कदम उठाने पड़े। तो कहीं ना कहीं अगर हम कभी इन सवालों के पीछे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा हमें एक ग्राउंड दिखाई देता है जिसमें एक दोषी नहीं, अनेक दोषी हमें नजर आने लगते हैं जिनकी जांच होनी चाहिए थी या जिनको जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए था, उन्हें कानून की चौखट तक पहुंचाया जाना चाहिए था, उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि कई लोग जिनसे, जो आज भी समाज के सवालों के कटघरे में हैं, वो लोग न्याय के कटघरे में नहीं पहुंच पाए। ठीक, और यह सवाल हमेशा बना रहेगा। उसका एक बड़ा कारण भी है क्योंकि उत्तराखंड की एक स्थिति यह रही है कि उत्तराखंड में जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामला हुआ, उसमें अक्सर ये देखा गया कि या तो वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाया, या तो वो अपने न्याय के मुकाम पर नहीं पहुंच पाया, या फिर उसमें कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो गए कि कई लोग, कुछ लोगों को उसमें सजा हुई और बाकी लोग जो है, एक बड़ा वर्ग जो कि उस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा वो बच गया। ठीक है, कई हाई प्रोफाइल नाम इसमें आते रहे। ऐसा कई घटनाक्रम हुए हैं जिसमें, जो उत्तराखंड में हुए हैं। 2009 में हरिद्वार में एक नीलम हत्याकांड हुआ था, उसमें भी एक बड़े मंत्री का नाम उसमें शामिल था। ठीक है, प्रभावशाली मंत्री का नाम शामिल था। बाद में वो मामला भी शांत हो गया और कहाँ खो गया समाज में किसी को पता नहीं। एक उत्तराखंड में एक पुलिस एनकाउंटर हुआ था, रणवीर एनकाउंटर के नाम से। उसमें निचले स्तर के कुछ पुलिस कर्मियों को दोषी माना गया, सीबीआई जांच हुई और उनको दोषी माना गया, वो बर्खास्त भी हुए, उनको जेल सजा हुई। लेकिन उस समय जो जिले की कमान संभाल रहे थे, जो लोग रेंज में थे या जो लोग सर्किल में थे, उन अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आई, उनसे कोई सवाल तक नहीं किया गया। ठीक,
तो ऐसी अनेक घटनाएं उत्तराखंड में हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ बड़ी हाई प्रोफाइल मामलों को किस तरीके से मैनेज किया जाता रहा है और किस तरीके से उनका जो न्याय जो निकल करके आया वो जनता के लिए उस तरीके से उसको स्वीकार कर पाना कमोबेश एक उनके लिए अस्पष्ट सी स्थिति रही। क्या ये न्याय हुआ भी था या नहीं रहा? ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अपराध को खत्म करना है तो जड़ से खत्म करना होगा। कुछ शाखाएं काट देने से ये खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे ही अगर जो लोग बीच के हैं इन तक सोचे आप सजा मिल जाए इनको, लेकिन जहां से शुरुआत हो रही है अगर वहां तक ऐसे वीआईपीज को छोड़ दिया जाएगा तो आज एक अंकिता को मिला है, कल फिर दूसरी कोई नई अंकिता हो जाएगी। बिल्कुल गरिमा जी, आज का जो कोर्ट ने अपना निर्णय देने का काम किया, सबसे पहले तो क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है हमारी, उस न्यायिक प्रक्रिया जो हुई है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जो प्रक्रिया के तहत वो दोषी पाए गए हैं और दोषियों को कारावास जो है आजीवन मिलने का काम हुआ है। ये एक माता पिता के लिए बहुत जो है एक वैसे तो बहुत बड़ा दुख है ये कि एक अपनी पुत्री के न्याय के लिए वो इस तरीके से वहां का आज कोर्ट में खड़े थे। और क्योंकि मैं सुन रही थी आज उनके फादर को जब मीडिया के सामने वो कह रहे थे कि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं मैं चाहता हूं कि या तो उनको फांसी की सजा हो या जीवन जो उनका है वो जेल में ही कटे। इस तरीके से जब एक फादर बोलता है तो वाकई बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और एक माता पिता की जब पुत्री इस दुनिया से चली जाए, वो भी इस तरह के घृणित लोगों की मानसिकता के कारण जिन लोगों को आज सजा मिली है, मुझे लगता है ये सजा भी कम है उनके लिए, क्योंकि कारावास कोई जो उस बेटी को वापस कोई नहीं ला सकता, वो दुख उन माता पिता का कोई कम नहीं कर सकता, कोई भी हो इसमें। इस समय आज जो प्रकरण हुआ वो वाकई एक ऐसा दुखद घटना है, एक ऐसा प्रकरण है जिसको हम भुला नहीं सकते। और उस बेटी को आज इंसाफ मिलने का काम, और उस इंसाफ के लिए सभी लोग साथ खड़े थे, उसमें पक्ष हो विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, तमाम वो लोग जो आज अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगने की बात कर रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड हमारी मातृशक्ति ने बनाया, और मातृशक्ति के साथ अगर इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो या उसको किसी घटना के अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुझे लगता है कि दुखद है। ये जो सजा मिली है ये भी बहुत कम है, क्योंकि हम अपेक्षा कर रहे थे कि उनको फांसी की सजा हो, लेकिन खैर एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, और वो अपनी सारी चीजें देखते हैं। रही बात इनकी कि कुछ लोग बचे हैं या नहीं बचे हैं, मुझे लगता है कि जब कानून शिकंजा कसता है, सारी चीजों को देखता है, और क्योंकि कानून की आंखें भले ही पट्टी बंदी हो लेकिन वो देखता कुछ है, हर चीज उसके जांच के दायरे में आती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता। आज जो मुख्य अभियुक्त थे उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे, जबकि वो ये सारी बातें पैनल बैठे सभी लोगों को पता है। कमलेश जी, ये सारी बातें पैनल में बैठे सभी लोगों को पता है। मेरे सवाल में वीआईपी का जिक्र था और आपके जवाब में वो शब्द एक बार भी नहीं आया। बिल्कुल, देखिए आपने कहा या अभी हमारे सभी भाइयों ने कहा, क्योंकि एक दुख का प्रकरण है और सभी लोग चाहते हैं कि उस व्यक्ति को भी सजा मिले जो गलत है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि कोई वीआईपी हो, जैसे हमारे कुलदीप भाई जी ने भी कहा, कुलदीप राणा जी ने भी कहा, या हो, लेकिन वो कानून के दायरे से तो बाहर नहीं जाएगा। कानून तो अपना काम कर रहा है ना। अगर कुलदीप जी की बात को आपने लगता है ठीक से सुना ही नहीं, मुझे लगता है आपने कुलदीप जी की बात को ठीक से सुना ही नहीं। वो लगातार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि ऐसे मामलों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दे दिए, उन्होंने उदाहरण भी दिए थे। कोई मैनेज नहीं चलता है, कानून के सामने सिर्फ कानून का डंडा नहीं, तो वीआईपी का क्या नाम उजागर नहीं होना चाहिए था? ये भी तो सामने आना चाहिए था कि आखिर किसकी वजह से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है। पहले दिन से, जिस दिन ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक यही आवाज उठ रही है कि वीआईपी कौन था। मैंने कहा ना कि जब और उस वीआईपी में बहुत बड़े बड़े वीआईपीज के नाम हो जाता है, और उसमें कोई भी कुछ भी नाम लेकर के किसी को बदनाम करने की कोशिश करे या किसी को लाने की कोशिश करे। जैसा अभी कह रहे थे कि वहां पे विधायिका जी जो है रात को डोजर लेकर के पहुंच गई और उन्होंने तोड़ने का काम किया तो उन्होंने अच्छा काम, क्योंकि एक अंदर जोश था, क्योंकि सभी लोग गुस्से में थे। एक जोश, क्या बात है, जोश में आप होश खो बैठेंगे, जोश में आप होश खो बैठेंगे और सबूत मिटा देंगे। अरे कमलेश प्लीज
कमलेश जी प्लीज, खिलाफ कमलेश जी प्लीज, आप क्या तर्क दे रही हैं? जोश में आप होश खोकर सबूत मिटाने चले जाएंगे, आप इसको जोश मानती है? मेरी पूरी बात सुनेंगे गरिमा जी। मैंने क्या कहा कि वो गई तो अच्छे के लिए, लेकिन वो उनके गले पड़ गया, वो उनके लिए बुरा हो गया, यानी कि जो लोगों की सोच थी वो उनके प्रति गलत हो गई। गई तो वो इसलिए थी कि जिस बेटी के साथ इस तरीके से क्या आज उस होटल को ही हम तोड़ देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं, इन चीजों को लेकर के। लेकिन चलिए जो हुआ, मैंने कहा कि जो कानून का दायरा पुलकित आर्य के घर ठीक का है। क्यों नहीं चला? मालिक जी एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि घर ऐसा पर पहला बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये बताइए। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कमलेश जी शांत हो जाइए, कमलेश जी शांत हो जाइए। देखिए, एक तो सही तर्क नहीं दे रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि भाई जोश में इंसान होश को बैठता, ये बात तो बहुत आम लोगों को भी पता होती है ना कि घटना स्थल पर पूरी तरीके से एंट्री बैन हो जाती तुरंत अपराध के बाद ही, और आप इस तरीके के काम करने, आप सबूत में लग जाएंगे, ये क्या तरीका है मैडम? ठीक है, शांत हो जाइए, कमलेश जी शांत हो जाइए प्लीज। आशीष जी आप बोलिए, फिर दीपक जी को हम सुनते हैं। कमलेश जी आप शांत रहिए प्लीज मैडम, प्लीज मैडम शांत रहिए, और मेहमानों को पूछ लीजिए। अब आपने मुझे पूरी बात नहीं करने दी, क्योंकि आपने जो मैंने पूछा वो बोला ही नहीं, आप जनरलाइज बातें बता रही हैं, वो हमें भी पता है। बीच में जो है उसमें बोलने लगे, आप जनरलाइज बातें बता रही हैं, वो हमें पता है। मैं अपने हाथ में कानून ले लूं? आप क्या चाहते हैं कि ये जो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं राजनीतिकरण के साथ में खड़ी हो जाऊं, मैं गलत लोगों के साथ में खड़ी हो जाऊं? आप ये चाहते हैं क्या? सरकार ने 50 करोड़ रुपए, ठीक है कमलेश जी अब शांत रहिए प्लीज मैडम। आप नाम देते कमलेश जी प्लीज, मैम शांत हो जाइए। आशीष जी आप बोलिए, आशीष जी आप प्लीज। आपने कोर्ट में नहीं गए, कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए, आपको आवाज मिल रही है मैडम? ठीक है कमलेश जी प्लीज शांत रहिए, मैडम प्लीज शांत रहिए। आशीष जी आप बोलिए, आशीष जी आप बोलिए। माता पिता की मदद किसने अपराधियों का करी है तो बचाव करने बताओ। में लगी हुई है। शर्म की बात आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। किसी ने भी उसके माता पिता की मदद करी है क्या? आप बताइए ना। आप लोगों ने की है, मदद करी है ना? आप सरकार ने लोगों करी ने है, की है। सरकार ने। कोई मदद नहीं करी, झूठ बोल रहे हैं वकील भी। कमलेश जी पहले तो आप शांत हो जाइए। कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए। सत्ता में आप बैठी हैं, मदद आप करेंगी कि और कौन मदद करेगा? मैडम प्लीज शांत रहिए। कमलेश जी प्लीज अब शांत रहिए। मैडम जब एक बार बोल दिया जाता है तो शांत हो जाया करिए, बार बार आपको 100 बार नहीं बताई जाएगा एक बात। आशीष जी आप पूरी बात नहीं आएगी। आप नहीं मैडम और मेहमान भी आए हैं, सिर्फ आप थोड़ी आई हैं चर्चा में। प्लीज मैम इस बात का आप बाकी मेहमानों का भी सम्मान कीजिए ना, शांत रहिए। आशीष जी आप बोलिए, आशीष जी आप बोलिए। कमलेश जी मैडम प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज मैडम बोलिए। आशीष जी मैं गरिमा जी केवल 2 छोटी बात रखूंगा, मैं चाहूंगा दीपक जी भी बोले, सब बोले। नंबर 1 कि जो बात रेणु बिष्ट के विषय में कही, जो विधायक रही है वहां पर, उन्होंने वो कानून किसके कहने पर हाथ में लिया, आपने मुकदमा क्यों नहीं किया? नंबर 1 बात। दूसरी चीज कि जो पुलकित आर्य जो मुख्य अभियुक्त था, उसने जो उसके भाई को 50 करोड़ रुपए आयुष क्लस्टर बनाने के लिए दिए गए, उनके पिताजी राज्य मंत्री रहे लेकिन उनका निष्कासन नहीं हुआ, और आज तक भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देते हैं। कमलेश अमन जी ने जितनी बेशर्मी से इस बात को टालने की कोशिश की, वास्तव में शर्म की बात है कि ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी बात आपके लिए भी दीपक होगी, जी आती हूँ। आपके भी ठीक है कितने के कार्यकाल में जेल गए जरा बता दीजिएगा, मैं बताऊं उनके नाम अभी? कमलेश जी क्या कर रही है मैडम आप? कमलेश जी आप क्या कर रही हैं? आप पहले एक केस को सुलटा लीजिए। आपको शर्म तो आपको भी आनी चाहिए कि पुलकित आर्य का कनेक्शन आपकी पार्टी के नेताओं से है, अब ये कहने लगा है आपको। मैडम शांत रहिए प्लीज। दीपक जी आप बोलिए। कमलेश जी आपको बताया गया ना कि अपनी बारी में बोला कीजिए, मैडम बीच में मत बोला कीजिए प्लीज। डिबेट में बैठने पहले ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। बोलिए दीपक जी आप बोलिए। तब आप एक बात नहीं बोली कि आप क्यों बोल रहे हैं कमलेश जी के बीच में? मैंने सबकी बातें, मैंने उनको रोका मैडम, वो आपके बीच में नहीं, आप उनके बीच में बोल रही थी। प्लीज मैडम अभी शांत रहिए, समय बेकार मत कीजिए। दीपक जी आप बोलिए। अगर समय बेकार होता है गरिमा जी को मत बुलाया कीजिए ना, फिर इतने पहले लिस्टों को आपका। तो मैडम अपने समय में बोलेंगे ना आप, या बाकी मेहमानों को सिर्फ आपको सुनने के लिए बुलाएं? बाकी लोग सिर्फ आपको सुनने के लिए आते हैं, अपनी बात रखने नहीं आते? नहीं सुना गरिमा जी। एक तो आप बिना वक्त बोलेंगी और उसके बाद बिना मतलब की बातें बोलेंगी, और आप चाहती मैं आपको सुनते रहूं। प्लीज मैडम शांत रहिए। दीपक जी आप बोलिए। ऐसा है, इन लोगों के पास तो एक चीज है, जब जवाब नहीं होगा लास्ट में कह देंगे चाचा लेरू जिम्मेदार, और कुछ नहीं है इन लोगों के पास। ये आप भी कांग्रेस में थे पहले, जो आप वीआईपी बता रहे हैं, आपको ज्यादा पता होंगे। कमलेश जी प्लीज, मैडम प्लीज बीच बीच में टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए। इस मुद्दे की बात की जाए अंकिता भंडारी के, सत्तारूढ़ दल तो
एक तरीके से जैसे सांप सूंघ गया हो ऐसे हो गया था। कोई एक पार्टी का, बीजेपी का नेता हो, बड़ा वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, हिंदूवादी संगठन हो, संघ से जुड़ा हुआ कोई संगठन हो, किसी की एक पोस्ट दिखा दीजिए जिसने विनोद आर्य के या पुलकित आर्य के अगेंस्ट में किया उस दौर में। इस सबको ये था मेरे नंबर कम ना हो जाएं, इतना भय का माहौल रहता है। और ऊपर से अगर बुलडोजर चला, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, तो पूरे रिसोर्ट पर क्यों नहीं चला, एक लिमिटेड पर क्यों चला? वो देखिए, वो मकसद उस समय पर साफ हो गया था, वो उसी वक्त पर साफ हो गया था कि वो बुलडोजर चलाया क्यों गया। हाँ, कमलेश जी, जब मैं आऊँ जवाब तभी आपको देना है, अपनी मर्जी से नहीं बोलना है, ठीक है। आग लगाई गई, बाकी रिसोर्ट में कहीं आग नहीं लगी। और बुलडोजर कार्रवाई अगर करनी थी उनकी सभी प्रॉपर्टीज पर क्यों नहीं गई? ठीक है, ठीक है दीपक जी, आपकी बात निकल कर सामने आ गई, वो हमने, ठीक है दीपक जी आएंगे आपके पास में। कुलदीप जी का रुक कर लेते हैं, उसके बाद कमलेश जी आपके पास आएंगे। प्लीज मैडम, हाथ जोड़कर विनती है, बीच में मत बोलिएगा। कुलदीप जी, कमलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम याद दिलाएं कि उनके समय में कितने अपराध हुए और उनके कितने नेताओं के नाम थे। क्या कमलेश जी को ये याद नहीं है कि पुलकित आर्य का कनेक्शन उनकी पार्टी के एक नेता से है? हालांकि ये बातें मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे उन्होंने मजबूर किया ये बात बोलने पर। और ये कनेक्शन निकालने से क्या फायदा? जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाइए, वे इसके नाम तो उजागर हो नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस को याद दिलाया जा रहा है कि आपकी पार्टी में कितने अपराध हुए, आपके में तो 10 हुए थे, हमारे में सिर्फ 5 ही हो गए, तो हमने बड़ा जग जीत लिया। कुलदीप जी। नहीं देखिए, गरिमा जी, मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो भी पैनलिस्ट हैं वो लोग पक्ष रख रहे हैं, अपना विषय रख रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, ठीक। तो हम किसी को आरोपी ना बनाएं, किसी के ऊपर दोषारोपण ना करें, और हमारी शब्दों में, हमारी भाषा में इतनी शालीनता जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हम उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा ना करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य का भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध होने से पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में नहीं हो जाती है। लेकिन ऐसे तो कोई सा भी अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो शायद, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, माफी के साथ आपको रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक बात है कि पुलकित आर्य का कनेक्शन होने से बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये बात कमलेश जी को या बाकी किसी भी प्रवक्ता को कहने से पहले सोचनी चाहिए ना, जब वो कांग्रेस के लोगों की गिनती गिना रहे हैं। मैं देखिए गरिमा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसी दृष्टिकोण से देखते हैं तो शायद भारत का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा जिसमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी होंगी, ठीक है। तो हमें ये देखना जरूर चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस तरह की घटनाओं के बाद राजनीतिक दल क्या निर्णय लेते हैं, उनका जो वो निर्णय होगा उस घटना के बाद, वो निर्णय उन्हें कटघरे में खड़ा करता है, ठीक है। और यहाँ कुछ स्थितियाँ ऐसी ही हैं। अगर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवाल खड़े होने का कारण भी यही है कि रिजॉर्ट को तोड़ने में जब यह नाम बार बार ये स्पष्ट हो गया था कि यमकेश्वर के विधायक का नाम उछल करके आ रहा था, और चूंकि वो रिजॉर्ट, वो कमरा जो है, जिस कमरे को तोड़ा गया बुलडोजर से रात के अंधेरे में, वो कमरा उस जांच का हिस्सा था जिसकी जांच एसआईटी कर रही थी, ठीक। जो अंकिता की हत्या से जुड़ा हुआ था, वो कमरा जहां अंकिता रहती थी, ठीक है। तो उस कमरे को किस तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए था, और अगर उस पर बुलडोजर चला दिया गया तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या उस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? क्या उस मामले की पृथक से जांच नहीं की जानी चाहिए थी? तो उसमें लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। रहा है कि जोश में थे सर। ये बचकानी बातों का क्या मतलब? मुझे लगता है जगह मिलनी चाहिए ऐसी बातों को। जोश में थे तो तोड़ दिया, जोश में थे, आप विधायक हैं, आप कोई बच्चे थोड़ी हैं जो आपको ये जानकारी नहीं है। मैं बिल्कुल, हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इस तरह की इन तमाम सारी घटनाओं ने इस पूरे प्रकरण को कटघरे में खड़ा कर दिया। ना तो जिन्होंने सामने उन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया या उनसे कोई सवालात किए गए, तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगलियां खड़ी करती हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। और क्योंकि अब एक तरह से निर्णय आ गया है, अब
ये निर्भर करेगा पीड़ित के पक्ष की तरफ से कि क्या वो इस निर्णय के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं तो ऊपरी अदालतों का क्या रुख रहेगा, क्या इन तमाम सारी चीज़ों को, इन तमाम तथ्यों को जिन्हें निचली अदालत ने इग्नोर कर दिया था या निचली अदालत के पास पहुंच ही नहीं पाए थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि इग्नोर कर दिया था, निचली अदालत के पास ये चीज़ें पहुंच ही नहीं पाई थी, ठीक है ना। तो क्या ऊपरी अदालतें उन तमाम सारी चीज़ों को गौर करके कोई नया आदेश जारी करती है, नई जांच जारी के आदेश देती है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा, ठीक। लेकिन अभी भी निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं जनमानस को उस तरीके से स्वीकार नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान सरकार को देना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मिस आउट हुई और जिसकी वजह से ही आज बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इन लोगों के नाम सामने चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो 2 साल 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार इंसाफ अंकिता को मिला है। और आपको बता दें कि आज सजा उम्र कैद की तीनों आरोपियों को सुना दी गई है। हालांकि माता पिता का यह कहना है कि इससे भी ज्यादा बड़ी फांसी की सजा इन दोषियों को मिलनी चाहिए थी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।